नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर आशीष कुमार आप सभी का प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर पटना से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी जानते हैं हमारी जेई की वैकेंसी जो है वो कभी भी आ सकती है। कहने का मतलब है, एक तो सबसे पहली वैकेंसी हमारी एसएससी जेई की, जिसने अपना डेट अनाउंस कर दिया और वो अक्टूबर में एग्ज़ाम लेने वाला है। तो हमारे जितने भी साथी हैं जो पास आउट हैं, बीटेक हैं, डिप्लोमा हैं, या जो अभी फाइनल सेमेस्टर में है, जिनका एग्ज़ाम निश्चित रूप से जून तक हो जाएगी, रिजल्ट आ जाएगी आपकी लास्ट जून तक में, वो छात्र भी एसएससी जेई के फॉर्म को भर देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो एक तो परमानेंट वैकेंसी आपके लिए एसएससी जेई की हो गई, जिसे आप निश्चित रूप से तय समय पर दे सकते हैं। उसके बाद आरआरबी जेई की भी पूरी संभावनाएं हैं, ट्विटर कैंपेन भी चल रहा है और जितने भी पुराने बच्चे थे जिनका पेंडिंग रिजल्ट था या फिर जो वेटिंग लिस्ट में थे, सबको क्लियर किया जा चुका है। तो वहाँ भी आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनती है। फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर के भी पिछले 2021 में ही नवंबर में इन बातों पे चर्चा हो चुकी थी, ठीक है, कि हम एक अलग से एसएससी का सीनियर सेक्शन इंजीनियर का पद हम क्रिएट करके उसको डेवलप करेंगे। पहले प्रमोशन वाला था, उससे पहले एग्जाम भी हुआ करता था, तो वहाँ भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनती है। फिर डिफरेंट स्टेट्स में आपकी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की भी चर्चाएं चल रही हैं, वहाँ पर भी ऑप्शंस हैं। तो आपके लिए कुल मिलाकर के अगर माना जाए तो ये 2023 और 2024 का शुरुआत, ये दोनों वर्ष जो है ये कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटीज़ का वर्ष रहने वाला है, उम्मीदों का वर्ष रहने वाला है और रिक्वायरमेंट यहाँ पर हैं जो आपको निसंदेह काफ़ी कैरियर के लिए एक बड़ा विकल्प तैयार करेगी। तो मैं आपके बीच आज उपस्थित हुआ हूँ साथियों, पावर सिस्टम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो विशेष रूप से पावर सिस्टम से पूछे गए हैं, आज मैं जनरेशन के प्रश्नों की चर्चा आपके बीच करूंगा। मैं आपके बीच बीच में उपस्थित होता ही रहूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको उन प्रश्नों पर हम डिस्कशन करें, चर्चा करें, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी और आप ये समझ पाएंगे हमें कि किस तरह से और किन तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और तैयारी हमें किस हिसाब से करनी है। आइए हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न देखिए क्या है। हमारा पहला प्रश्न है साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, द वैल्यू ऑफ डिमांड फैक्टर इज। डिमांड फैक्टर का मान होता है, सबसे पहले तो हम जाने डिमांड फैक्टर होता क्या है। साथियों, शॉर्ट फॉर्म में डिमांड फैक्टर को हम डीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपकी क्या होती है, मैक्सिमम डिमांड। कोई भी कंज्यूमर हो या कोई भी सिस्टम है या फिर आपकी पावर जनरेटिंग स्टेशंस हैं, वहां जितनी मैक्सिमम डिमांड उसके माध्यम से हुई है, अब बटा आपकी क्या होती है, टोटल कनेक्टेड लोड। क्या हो गई, टोटल कनेक्टेड लोड। साथियों, इसका मतलब आप समझते हो क्या हुआ, मैक्सिमम डिमांड। सपोज कर लीजिए हमारे घर में क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे 10 बल्ब है और सारे बल्ब कितने के हैं, 100 वाट के हैं। तो टोटल आपका कनेक्टेड लोड कितना हो गया, 10 into 100, दैट मीन्स 1000 वाट का आपका क्या हो गया, टोटल लोड हो गया कनेक्टेड। लेकिन अभी हमारी जो जरूरत थी उसके हिसाब से मैंने मात्र 5 बल्ब को ही क्या किया है, जलाने का काम किया है, ऑपरेट किया है। तो हमारी इस कंडीशन पे मैक्सिमम डिमांड क्या हो गई दोस्तों, इस कंडीशन पे हमारी मैक्सिमम डिमांड हो गई 10 into 100 नहीं, क्या हो गई अब 5 into 100। क्या हो गई साथियों, 5 into 100 हो गई, दैट मीन्स 500 वाट हो गया। हमारा मैक्सिमम डिमांड क्या हो गया, 500 वाट। तो आप समझ रहे हो, ये जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम डिमांड कनेक्टेड लोड के बराबर हो, ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जब आप 10 का 10 बल्ब ऑन करेंगे तब जाकर के मैक्सिमम डिमांड और आपकी निश्चित रूप से कनेक्टेड लोड बराबर होगी। यानी इससे पता चला कि विषम परिस्थिति में इसका मान 1 हो सकता है, नहीं तो प्रायः इसका मान क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो याद रखिएगा साहब, हमारी जो डिमांड फैक्टर है ये ऑलवेज क्या होती हैं, लेस देन 1 हुआ करती हैं। क्या होती हैं, लेस देन 1 होती हैं, ठीक है। और यहां पर ध्यान रखिएगा साहब, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमारी कनेक्टेड लोड का मान जो है ना, वो प्रायः आपकी क्या होती है, कनेक्टेड लोड का मान ग्रेटर देन क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड होता है। मुझे विश्वास है आपको उत्तर मिल गया होगा और आई थिंक द राइट आंसर इज व्हिच वन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, लेस देन 1, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, एसएससी जेई में पूछा गया है साथियों। कह रहा है कनेक्टेड लोड ऑफ ए कंज्यूमर इज 2 किलोवाट।
हमारा जो कनेक्टेड लोड है कंज्यूमर का कितना है 2 किलोवाट है, एंड हिज मैक्सिमम डिमांड इज 1.5 किलोवाट। कितना है मैक्सिमम डिमांड? 1.5। डिमांड फैक्टर बताइए। तो साहब यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए डाटा क्या है। तो आपके पास जो डाटा है उसके हिसाब से दोस्तों कनेक्टेड लोड का मान आपके पास क्या है? 2 किलोवाट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैक्सिमम डिमांड कितना दिया गया है? 1.5 किलोवाट है। आपसे पूछा जा रहा है डिमांड फैक्टर। तो साथियों डिमांड फैक्टर आप जानते हैं ना, मैक्सिमम डिमांड बटा कनेक्टेड लोड। क्या होता है? मैक्सिमम डिमांड बटा कनेक्टेड लोड। तो मैक्सिमम डिमांड आपकी हो गई 1.5, कनेक्टेड लोड क्या हो गया? 2। तो 1.5 बटा 2 कर दीजिए 0.75। क्या हो गया? 0.75। साहब आपने देखा डिमांड फैक्टर का मान 1 से कम हुआ। मैथमेटिकली भी ये बातें साबित हुई जो पहले प्रश्न में मैंने चर्चा की थी, और यहां पर भी आपको उत्तर मिल ही गया 0.75। द राइट आंसर इज व्हिच वन? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ए। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है द नॉलेज ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर हेल्प्स इन कंप्यूटिंग। कह रहा है डाइवर्सिटी फैक्टर की जानकारी अगर हमें रहती है तो उससे हम किन चीजों की गणना कर पाते हैं, क्या बातें हमें पता चल पाती है हमारे पावर प्लांट में, इसके बारे में आपसे चर्चा किया जा रहा है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होती है, ये जानना पहले जरूरी है, तब इससे फायदे क्या हैं ये हमें पता चलेगा। तो साहब डाइवर्सिटी फैक्टर का जो मान होता है ना, ये क्या होता है? टोटल, ध्यान रखिएगा, ये रेशियो होती है सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड। क्या होती है? सम ऑफ इंडिविजुअल, एक एक सिस्टम का इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड। अब बटा आपकी क्या हो जाएगी? याद है आपको? यदि याद है तो कमेंट करके मुझे बताइए। दोस्तों सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड बाय क्या हो जाएगी? मैक्सिमम डिमांड ऑफ द पावर स्टेशन। क्या होगी? मैक्सिमम डिमांड ऑफ द पावर स्टेशन, ठीक है, मैक्सिमम डिमांड ऑफ द सिस्टम या पावर स्टेशन, ठीक है, क्लियर। तो डाइवर्सिटी फैक्टर आपकी क्या होगी? सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड बटा मैक्सिमम डिमांड ऑफ द पावर स्टेशन। दोस्तों याद रखिएगा इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, इसको आप ऐसे समझिए मेरा घर है, आपका घर है, फिर किसी और का घर है, 3 घर अलग अलग हैं। मैंने अपने यहाँ 500 वाट कंज्यूम किया, उसने अपने यहाँ 700 कंज्यूम किया, उसने अपने यहाँ 300 कंज्यूम किया। हमारी इंडिविजुअल 500, उसकी 700, उसकी 300 है, ये तो हमारा पर्सनल हो गया। लेकिन जहां से हमने सप्लाई रिसीव किया वहां क्या मैक्सिमम डिमांड है, तो हमारे इंडिविजुअल डिमांड और उस प्लांट के मैक्सिमम डिमांड, इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज द डाइवर्सिटी फैक्टर साहब, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो हमारी डाइवर्सिटी फैक्टर होती है ना साहब, ये किस बात में मदद करती है? ये प्लांट की कैपेसिटी को डिटरमाइन करने में हमारी मदद करती है। क्या करती है साहब? प्लांट की कैपेसिटी, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं? प्लांट कैपेसिटी को मेजर करने का काम करते हैं। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ प्लांट। तो जीवन भर याद रखिएगा डाइवर्सिटी फैक्टर हमें रिप्रेजेंट करती है प्लांट की कैपेसिटी को, कि प्लांट की क्षमता इतनी है, इसके हिसाब से हम इतना पावर का उत्पादन कर सकते हैं, बिजली का उत्पादन कर सकते हैं साथियों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। तो प्लांट कैपेसिटी ये बहुत मायने रख रहा है, और इसी के आधार पर आपको यह भी पता चलता है कि हमें किस हिसाब का डिजाइन पावर प्लांट के लिए बनाना चाहिए, ताकि हमारी किस कैपेसिटी की प्लांट आपकी सस्टेन वहां पर कर पाएगी, ठीक है। ओके साहब, आइए कह रहा द मॉडरेटर यूज्ड इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। साथियों ब्रीडर रिएक्टर तो आप जानते ही हैं कहां इस्तेमाल हो रहा है? न्यूक्लियर पावर प्लांट में, ठीक है। और हमारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसमें आप जानते हैं कि बहुत बल्क मात्रा में जनरेशन हो सकता है, लेकिन हमारी फ्यूल की मात्रा कम होती है। मैं कॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मात्रा की बात कर रहा हूं कि आपको जितना कोयला लगेगा ऑन बिहाफ ऑफ दैट हमारी बहुत ही कम मात्रा में क्या लगती हैं आपकी, हमारी जो है सो न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, नाभिकीय फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। और ये फ्यूल यहाँ पर नाभिकीय फ्यूल कहने का मतलब यही मेरा है कि जो न्यूक्लियर फ्यूल है ना आपका, ये कौन सी फ्यूल होती है? यूरेनियम होती है, ठीक है।
क्या होती हैं, यूरेनियम होती हैं, उसी का हम लोग प्रयोग किया करते हैं। दोस्तों जो हमारा कहने का तात्पर्य है मॉडरेटर, गौर करिए मॉडरेटर, तो मॉडरेटर जो है ना यहाँ पर आपको हम इस्तेमाल के रूप में क्या लेते हैं, D2O का, हैवी वाटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हैवी वाटर का प्रयोग करते हैं। और ये हैवी वाटर का सूत्र होता है D2O। ये आपका मॉडरेटर के रूप में क्या होता है, प्रयोग में लिया जाता है। साथियों ये मॉडरेटर है क्या, ये भी तो जानना पड़ेगा ना। साथियों मॉडरेटर स्लो डाउन करता है किसको, न्यूट्रॉन की स्पीड को। इट स्लो डाउन्स द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन्स के रिलीज होने की स्पीड, जो आपकी नाभिकीय विखंडन होती है उस दौरान जो न्यूट्रॉन आपकी टूट करके निकलती हैं, प्राप्त होती हैं, तो ये जो हमारी रिएक्शंस हैं उसके माध्यम से न्यूट्रॉन के इमिशंस का, उसके निष्कर्षण का, ब्रेकडाउन होने की मात्रा को क्या करता है, स्लो डाउन करता है, उसके स्पीड को क्या करता है, घटाता है साथियों। और इसी की मदद से और कंट्रोल रड की मदद से हम क्या कर पाते हैं, तो आप कंट्रोल चेन रिएक्शन करवाते हैं और उसी कंट्रोल चेन रिएक्शन के माध्यम से हम पावर को जनरेट करने का काम करते हैं। आप जानते हैं अगर एक्सेसिव आपकी क्या होगी, अनकंट्रोल हो जाएंगी, तो उस केस में आप क्या करेंगे, हीट बहुत ज़्यादा मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा आपको जो है सो एनर्जी का डिसिपेशन होगा, आप उसको नियंत्रित कर नहीं पाएंगे तो उसका उपयोग भी साहब आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, हमारी जो यहाँ पर ग्रेफाइड है, ये सारी चीज़ें हैं, इन सब का प्रयोग हम लोग करते हैं किस रूप में, आपका ध्यान रखिएगा। लेकिन मुख्य बात यहाँ पर क्या है, आपको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में हम लोग विशेष रूप से जो है ना फास्ट न्यूट्रॉन को यूरेनियम और मॉडरेटर के माध्यम से स्लो डाउन करने के लिए, इसके वजह से आपकी प्रोडक्शन इफिशिएंसी क्या होती है, बढ़ जाती है, तो हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। मुझे विश्वास है आपको उत्तर क्लियर हो गया होगा। अगला है द वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर इज। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर है डाइवर्सिटी फैक्टर होती क्या है। आइए जरा देख लें डाइवर्सिटी फैक्टर क्या है। दोस्तों डाइवर्सिटी फैक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड बटा मैक्सिमम डिमांड होती है। अभी मैंने पिछले प्रश्न में चर्चा किया था, आपने देखा था कि इसके माध्यम से प्लांट कैपेसिटी का पता चलेगा। तो दोस्तों डाइवर्सिटी फैक्टर बराबर हो गया आपको सम ऑफ इंडिविजुअल। कई बार एग्जाम में क्या होता है ना, इसी तरह के मैक्सिमम डिमांड, इस तरह के सेक्शंस के फॉर्मूले बच्चे क्या होते हैं, आप लोग प्रायः हमारे सारे छात्र भूल जाया करते हैं, वहाँ कन्फ्यूजन होती है। तो थोड़ा इसको आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, मेमोराइज करना है। नीचे आपका मैक्सिमम डिमांड ऑफ द प्लांट, ठीक है, मैक्सिमम डिमांड ऑफ द प्लांट। आइए साहब, आप जानते हैं इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड का जब आप सम करेंगे तो हर एक का जो इंडिविजुअल का सम करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्वाभाविक रूप से ज़्यादा हो जाएगी। और जो मैक्सिमम डिमांड टोटल स्टेशन का होगा, टोटल प्लांट का होगा, वो क्या होगी, लेस होगी। तो इसीलिए इसका मान जो होता है ना डाइवर्सिटी फैक्टर का क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। समझे कि नहीं। टोटल जो है वो टोटलिटी में आपकी वैल्यू कम होगी, लेकिन इंडिविजुअल अगर आप सबको जोड़ने लग जाएंगे तो बहुत ज़्यादा मान हो जाएगी। इसलिए करके डाइवर्सिटी फैक्टर का मान क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। याद रख लीजिएगा, ये क्या है आपकी, ग्रेटर देन 1 है साहब। आगे बढ़ जाएं, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कैपेसिटी फैक्टर ऑफ ए प्लांट इज गिवन बाय। दोस्तों कैपेसिटी फैक्टर क्या होती है, बहुत ही अच्छा इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कैपेसिटी फैक्टर। साहब ये क्या है, ये निश्चित रूप से रिप्रेजेंट करती है कि हमारी रिजर्व कैपेसिटी प्लांट की कितनी है, उसके बारे में आइडिया देती है। एवरेज लोड क्या होता है, एवरेज लोड बाय प्लांट कैपेसिटी। क्या होता है, एवरेज लोड बाय प्लांट कैपेसिटी। मतलब साहब इसके माध्यम से आपको रिजर्व, इसके माध्यम से क्या होता है, रिजर्व कैपेसिटी ऑफ प्लांट का पता चलता है। क्या पता चलता है, रिजर्व कैपेसिटी ऑफ प्लांट का पता चलता है। तो देख लीजिए तो कौन सा उत्तर हो जाएगा, एवरेज लोड बाय प्लांट कैपेसिटी। राइट आंसर आपकी क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न आपके बीच क्या है साहब, हमारा अगला प्रश्न आपके बीच है इन ए पावर
सप्लाई सिस्टम डिमांड फैक्टर इज डिफाइंड एज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सबको निश्चित याद होगा। क्या होती है डिमांड फैक्टर साथियों, बता सकेंगे? चलिए जरूर आप बता देंगे साहब। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, मैक्सिमम डिमांड बाय कनेक्टेड लोड होती है। और साहब इसका मान याद रखिएगा, हमेशा क्या होता है डिमांड फैक्टर का मान, युवा नौजवानों, डिमांड फैक्टर का मान जो है ना वो लेस देन 1 होता है, क्योंकि कनेक्टेड लोड हमेशा आपके मैक्सिमम डिमांड से क्या होती है, ग्रेटर होती है, अधिक होती है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, लो हेड प्लांट जनरली यूजेज। लो हेड प्लांट सामान्य रूप से क्या इस्तेमाल करती हैं, क्या चीजें हुआ करती है साहब? ठीक है, अब चलिए जरा हम कुछ बातें आपके बीच रखते हैं। आपको मैं सबसे पहले तो बता दूं लो हेड प्लांट का क्या मतलब होता है। लो हेड प्लांट से आप क्या समझते हैं? देख लीजिए, ये हमारी डैम है साहब, ये क्या है, हमारी डैम है। ठीक, यहां आपका पानी भरा हुआ है। हेड का मतलब होता, ये नीचे मिट्टी है, जमीन है, तो जमीन की सतह से हमारे अर्थ के लेयर से जितनी ऊंचाई तक पानी है, ये वाला भाग गौर कीजिएगा। हेड का मतलब क्या होता है, ये आपकी पानी थी यहां से यहां तक का, यही वाला जो हाइट होता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। अगर पानी यहां तक आ गया तो हेड बढ़ जाएगा, ठीक है। पानी यहीं तक है तो हेड आपका घट जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि हमारे डैम का जो लास्ट सिरा है उसकी लंबाई नहीं, कहां से, अर्थ से लेकर के पानी की मात्रा कहां तक है, वो वाली सेक्शन आपकी क्या कहलाती है, हेड कहलाती है। अब जरा गौर कीजिए, लो हेड कहने से क्या तात्पर्य है, लो हेड से आप क्या समझते हैं साहब? अगर हमारी क्या हो जाए, हेड जो है ना 70 मीटर के आसपास रहे, 70 मीटर से नीचे रहे, ठीक है। कहां तक साहब? अप टू 70 मीटर हम क्या लेते हैं, लो हेड में कंसीडर करते हैं। और लो हेड के लिए जो सबसे अच्छा वाटर टरबाइन होता है वो हमारा कौन सा टरबाइन होता है साहब? वो आपका होता है कैप्लान टरबाइन। जीवन भर याद रखिएगा, लो हेड के लिए कैप्लान टरबाइन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं लो हेड के लिए? कैप्लान टरबाइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे लो के अलावे मीडियम हेड का। किसका बात करेंगे? मीडियम हेड का। मीडियम हेड की कितनी हाइट होती है दोस्तों? याद रखिएगा, मीडियम हेड की जो हाइट है ना वो 70 से 500 मीटर के बीच हुआ करती है। मैं अभी लेटेस्ट क्लासिफिकेशन जो हुआ है वो बता रहा हूं। मीडियम हेड का कितना रहता है? 70 से 500 मीटर की आपकी हाइट हुआ करती है। तो साथियों 70 से 500 मीटर की हाइट होती है, इसमें हम लोग मीडियम डिस्चार्ज टरबाइन का यूज करते हैं, ठीक है। क्या आपकी टरबाइन होगी यहाँ पर? ऐसी टरबाइन जो मीडियम डिस्चार्ज करने का काम करेगी। मीडियम डिस्चार्ज टरबाइन आपकी इस्तेमाल में ली जाएगी। फिर हम नेक्स्ट आइए, आपका फिर अगला क्या हो जाएगा? हाई हेड हो जाएगा। ध्यान देंगे युवा नौजवानों, अगला क्या हो जाएगा? हाई हेड। अब आपके बीच में बता दूं, हाई हेड आपका कहां से कहां तक? हाई हेड जो होता है दोस्तों, ये कहां से कहां तक? ये 500 मीटर से एबव, 500 मीटर से एबव। इससे क्या होता है? ज्यादा। ध्यान रखिएगा, मोर देन 500 मीटर, 500 मीटर से अधिक जो हमारी होगी ना उसमें हम इसका प्रयोग करेंगे, ठीक। अब चलिए जरा सा ध्यान देंगे कि टरबाइन कौन सा है ना साहब। चलिए जरा, आपको पता है मीडियम, हाँ, हमारी हाई हेड टरबाइन के बारे में पूछ रहा था आपसे, जरा बताओ मेरे साथियों, हाई हेड टरबाइन कौन सी होगी? पेल्टन व्हील टरबाइन क्या होती है? हाई हेड टरबाइन होती है। पेल्टन व्हील, कौन सी? पेल्टन व्हील टरबाइन क्या होती है? हाई हेड होती है। और इस पेल्टन व्हील टरबाइन की एक और खासियत मैं बता दूं, इसमें लो डिस्चार्ज होता है। क्या होता है? ध्यान रखिएगा, लो डिस्चार्ज, डिस्चार्ज इसमें लो होता है। लेकिन लो हेड वाले में ध्यान रखिएगा, आपका क्या है? कैप्लान टरबाइन लो हेड तो है लेकिन हाई डिस्चार्ज टरबाइन है। कैसी टरबाइन है? हाई डिस्चार्ज टरबाइन है। 2-3 चीजें याद रखिएगा, यहां से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। हाई डिस्चार्ज टरबाइन, मीडियम वाला क्या करता है? मीडियम डिस्चार्ज करता है। और मीडियम डिस्चार्ज टरबाइन का एग्जाम्पल कौन सा है? फ्रांसिस टरबाइन। कौन सा? फ्रांसिस टरबाइन। तो चलिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, लो हेड हमारी जो टरबाइन प्लांट होती है ना, हाइडल प्लांट, ये सारी चर्चाएं किसके बारे में है? हाइड्रल प्लांट के बारे में है,
ठीक है, जहां पानी से बिजली प्राप्त करते हैं। तो लो हेड 70 मीटर तक होता है, इसमें डिस्चार्ज आपकी हाई होती है, टरबाइन कैप्लान लेते हैं। मीडियम हेड में डिस्चार्ज मीडियम होता है, ठीक है, हाइट आपकी 70 से 500 मीटर होती है। एग्जाम्पल आपका कौन सा है, फ्रांसिस टरबाइन है। हाई हेड आपका 500 मीटर या उससे अधिक होता है। कौन सी टरबाइन यूज करते हैं, पेल्टन व्हील यूज करते हैं। डिस्चार्ज क्या होता है, लो डिस्चार्ज होता है। कंसेप्ट क्लियर साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है साथियों। अगला प्रश्न है, इफ ए सिस्टम इन ए सिस्टम इफ द बेस लोड इज सेम एज द मैक्सिमम डिमांड द लोड फैक्टर विल बी। दोस्तों यहां कह रहा है बेस लोड सेम है आपके मैक्सिमम डिमांड के, यानी साहब आपका बेस लोड किसे कहते हैं, बेस लोड जो है ना ये हम कहते हैं एवरेज लोड को, जो हमेशा रहेगा। तो एवरेज लोड और बेस लोड दोनों क्या होती हैं, आपस में एक दूसरे के समान होती हैं। तो ये दोनों का मान हो गया आपका एक समान। अब जरा गौर कीजिए, जब दोनों एक समान हो गया तो आपसे पूछ रहा है लोड फैक्टर। तो साहब लोड फैक्टर के बारे में आप देखें, ये दोनों एक ही को कहते हैं, लेकिन क्या कहा है, यही चीजें प्रश्न ने कहा है बेस लोड एवरेज लोड को कहते हैं, बात तो आप समझ गए। फिर प्रश्न ने कहा है सेम एज द मैक्सिमम डिमांड, इसी का मान किसके बराबर है, मैक्सिमम डिमांड के बराबर है। अब इसका मान जब मैक्सिमम डिमांड के बराबर है तो लोड फैक्टर आपका क्या हो जाएगा साहब, स्पष्ट रूप से आप सब जानते हैं लोड फैक्टर हम किसे कहते हैं, एवरेज लोड बटा मैक्सिमम डिमांड को लोड फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, रिलेशन होता है एवरेज लोड बटा मैक्सिमम डिमांड। तो एवरेज लोड बटा मैक्सिमम डिमांड, तो अब आपका क्या हो गया, मैक्सिमम डिमांड भी एवरेज लोड के ही बराबर है। तो आप यहां भी लिख दीजिए एवरेज लोड दोनों कट गया, वैल्यू क्या मिल गई 1। तो स्पष्ट हो गया साहब, जब आपकी बेस लोड मैक्सिमम डिमांड के बराबर होगी ना तो हमारा डिमांड फैक्टर क्या हो जाएगा, हमारा डिमांड फैक्टर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको आप हमेशा याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न और बड़ा अच्छा प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है एट टाइम ऑफ पीक लोड ए पावर सिस्टम नीड्स, ठीक है, पीक लोड के समय पावर सिस्टम को आवश्यकता होती है साथियों, किस चीज की आवश्यकता होती है साहब, याद रखिएगा जब हमारे पावर सिस्टम में लोड पीक होता है, काफी ज्यादा बढ़ता है, इसका मतलब क्या बढ़ती है, आपकी लैगिंग पावर फैक्टर बढ़ती है। क्योंकि हमारी जो लोड है ना, लैगिंग पावर फैक्टर आपकी क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्योंकि आप जानते हैं हमारी जो लोड होती है साहब, ये निश्चित रूप से प्राय आपकी इंडक्टिव लोड होती है, और ऐसे केस में पावर सिस्टम को किसकी जरूरत होती है, इंजेक्शन ऑफ लैगिंग VAR की। किसकी जरूरत होती है, इंजेक्शन ऑफ लैगिंग VAR, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। क्योंकि आप सब जानते हैं ना, नॉर्मल कंडीशन में हमारी सामान्य अवस्था में जो अल्टरनेटर है उसके माध्यम से आपको यही जनरेशन होता है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव आपकी क्या होती हैं, रिएक्टिव पावर होती हैं, और यही जनरेट होकर के प्राप्त होता है। जब अंडर एक्साइटेशन में जाते हैं तब वह लीडिंग देता है, ओवर एक्साइटेशन में वो निश्चित रूप से क्या करता है, आपका ओवर एक्साइटेशन में लैग करेगा, अंडर एक्साइटेशन में लीड करेगा, और सामान्य में आपका VAR हमारा जो जनरेट करेगा वो भी कहीं न कहीं लैगिंग नेचर का ही होगा। तो आप VAR के बारे में जरा देख लें, Q बराबर क्या होता है, VI साइन फाई होता है, ठीक है, और इसी का यूनिट हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ये आपकी क्या होती है, रिएक्टिव पावर होती है। क्या होती है साथियों, रिएक्टिव पावर होती है। अब यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा, एट टाइम ऑफ पीक लोड पावर सिस्टम नीड्स। तो पीक लोड के समय क्या होना चाहिए पावर सिस्टम में साहब, लैगिंग वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव का इंजेक्शन होना चाहिए, इंजेक्शन, ठीक है डिस्पोजल नहीं साहब, इंजेक्शन होना चाहिए। चलिए इनपुट के रूप में इंजेक्ट कर रही है। अब आपके बीच एक छोटी जानकारी दे दें, मैंने आप सभी की तैयारी के लिए, ताकि आप सब लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और जो आने वाली वैकेंसियां हैं उसमें आपको काफ़ी इससे मदद मिलेगी और बहुत बेहतर आपको बेनिफिट पहुंचेगा, इसके लिए हमने एक टेस्ट अरेंज किया है जो सिर्फ ऑनलाइन मोड में हो रही हैं। कैसे हो रही हैं साथियों, ओनली आपकी ऑनलाइन मोड में ये टेस्ट हो रही है, और ये टेस्ट के अंदर हम आपको 3000 प्लस क्वेश्चन को कवर करेंगे। कितना करेंगे,
3000 प्लस क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो क्वेश्चन आपके कुछ मिसलेनियस भी हैं, टॉपिक वाइज भी हैं, इस तरह के प्रश्न होंगे जिन प्रश्नों का सीधा सीधा आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ सीधा लिंक है, संपर्क है। तो ये वाली बैच जो है ब्रह्मास्त्र टेस्ट जेई डिप्लोमा बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। 12 से 1 PM में आपकी इसका डिस्कशन हुआ करेगा और आपको निश्चित रूप से मोबाइल पर क्वेश्चन जाएगा, 20 क्वेश्चन एवरी डे, उसका आप आंसर देंगे, टिक आउट करेंगे। फर्दर आप हमारे डिस्कशन को क्या करेंगे, देखेंगे। अनलिमिटेड वीडियो एक्सेस आपको मिलेगी। अनलिमिटेड वीडियो एक्सेस का मतलब है कि आप कई बार इस वीडियो को देख सकते हैं अपने ऐप में डाउनलोड करके, ठीक है। लाइव और VOD क्लासेस होंगी, PDF भी हम प्रश्नों का देंगे। कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड में हैं, पहले से आपकी 1000 क्वेश्चन के आसपास आपको मिल चुकी हैं, बाकी 2000 आपकी लाइव में होगी, ठीक है। रेगुलर टेस्ट डिस्कशन मंडे टू फ्राइडे होगा और ये सारे एग्जाम के लिए क्या है, फायदेमंद है। साथियों, आप सभी लोग द प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड करके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं और मुझे विश्वास है ये कोर्स आपके बहुत काम आने वाला है। प्रश्नों का संकलन यहाँ काफ़ी ज़बरदस्त है, इसके माध्यम से आपके कंसेप्ट मजबूत होंगे और आप एग्जाम के प्रश्नों के साथ कंफर्टेबल हो पाएंगे, उसको बनाने में सक्षम हो पाएंगे। साथियों, आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या है। द कनेक्टेड लोड ऑफ कंज्यूमर इज 2 किलोवाट। दोस्तों, कनेक्टेड लोड कितना है, 2 किलोवाट है। देख लीजिएगा, कनेक्टेड लोड है 2 किलोवाट और आपकी मैक्सिमम डिमांड कितनी है, 1.5 किलोवाट है। अब आपका डिमांड फैक्टर बताइए क्या होगा। डिमांड फैक्टर जो है ना, ये आपकी मैक्सिमम डिमांड बाय कनेक्टेड लोड होगी। अब मैक्सिमम डिमांड देखिए क्या है, 1.5। अब कनेक्टेड लोड कितना है, 2। सिंप्लीफाई किया, 0.75 आ गया। और मैंने आपको शुरू में भी कहा था हमारी डिमांड फैक्टर क्या होती है, लेस देन 1 होती है। तो बिल्कुल यहाँ मिल भी गया। उत्तर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 12वां प्रश्न क्या है, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। लोड फैक्टर बराबर कैपेसिटी फैक्टर गुना यूटिलाइजेशन फैक्टर। कौन सी बातें सही है साथियों। आइए जरा हम यहां पर देखते हैं। आप सब जानते हैं साहब हमारा क्या होता है यूटिलाइजेशन फैक्टर, उसको जरा विस्तृत रूप से चर्चा करें तो मैं आपको बता दूं साहब, हमारी जो मैग्नीट्यूड हो जाएगी ना, निश्चित रूप से क्या होगी। लोड फैक्टर के बारे में तो आप जानते हैं क्या होता है। लोड फैक्टर आपका एवरेज लोड बटा क्या होती है, मैक्सिमम डिमांड। क्या होती है, एवरेज लोड बटा मैक्सिमम डिमांड होती है। ये तो पहली चीज है। फिर आपका प्लांट फैक्टर कहिए या प्लांट कैपेसिटी फैक्टर कहिए, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर कहिए, ये दोनों आपका क्या होता है, एक ही होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जस्ट अ सेकेंड। हम यहां क्या कह रहे थे, प्लांट फैक्टर या कैपेसिटी फैक्टर, नॉट साहब प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, वी आर करेक्टिंग हियर कैपेसिटी फैक्टर। तो प्लांट फैक्टर या कैपेसिटी फैक्टर अगर आप कहते हैं तो प्लांट फैक्टर और कैपेसिटी फैक्टर का मान कितना होता है, याद है आपको। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं, प्लांट फैक्टर और कैपेसिटी फैक्टर, इसका मान साहब आपको मालूम होना चाहिए। ये होता है एवरेज लोड बटा रेटेड प्लांट कैपेसिटी। क्या होती है, एवरेज लोड बटा रेटेड प्लांट कैपेसिटी। ठीक है, ये तो हमने लिख दिया, एवरेज लोड बटा रेटेड प्लांट कैपेसिटी। अब जो हमारी रेटेड प्लांट कैपेसिटी है, ये हमें, ये दोनों का मान हमें मिल गया। अब हमको चेक करना है रिलेशन ना, इसलिए सबके बारे में थोड़ा चर्चा करना पड़ेगा। अब हम यूटिलाइजेशन फैक्टर की बात करें, यूटिलाइजेशन फैक्टर। अब देखिए तो यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है साहब, ये आपकी मैक्सिमम डिमांड बटा क्या होती है, मैक्सिमम डिमांड बाय रेटेड कैपेसिटी ऑफ प्लांट होती है। मैक्सिमम डिमांड बटा क्या होती है, रेटेड कैपेसिटी ऑफ प्लांट होती है। ये सारी बातें आप समझ गए। अब चलिए जरा रिलेशन निकालते हैं।
हम सबसे पहले क्या करते हैं, लोड फैक्टर और यूटिलाइजेशन फैक्टर को गुना करते हैं। आइए जरा लोड फैक्टर गुना यूटिलाइजेशन फैक्टर कर दिया गुना। वैल्यू आप क्या लिखेंगे, एवरेज लोड बटा मैक्सिमम डिमांड लिखेंगे कि नहीं, क्या लिखेंगे, एवरेज लोड बाय मैक्सिमम डिमांड लिखे मैंने, इनटू कर दिया यूटिलाइजेशन फैक्टर, मैक्सिमम डिमांड बाय रेटेड कैपेसिटी ऑफ प्लांट। मैक्सिमम डिमांड कैंसिल। अब क्या मिला, लोड फैक्टर गुना यूटिलाइजेशन फैक्टर बराबर एवरेज लोड बटा रेटेड प्लांट कैपेसिटी। तो एवरेज लोड बटा रेटेड प्लांट कैपेसिटी किसका मान है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर है, तो यानी आप क्या लिख देंगे, लोड फैक्टर गुना यूटिलाइजेशन फैक्टर बराबर आप लिखेंगे कैपेसिटी फैक्टर। कोई कंफ्यूजन साहब, इसीलिए मैंने ये सारे फार्मूले आपके बीच रखे, ठीक है, हम आसानी से लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कैपेसिटी फैक्टर। तो क्लियर हो गया कंसेप्ट, हमारी एवरेज लोड बटा रेटेड कैपेसिटी ऑफ प्लांट मिला। एवरेज लोड बटा रेटेड कैपेसिटी ऑफ प्लांट क्या होता है, यही ना आपका कैपेसिटी फैक्टर या प्लांट फैक्टर होता है। और बाकी इधर मल्टीप्लाई किसको किया था, हमने लोड फैक्टर और यूटिलाइजेशन फैक्टर को मल्टीप्लाई किया था। तो इससे हमारे ये दोनों के प्रोडक्ट का जब आइडेंटिफिकेशन हो गया तो हमारी वैल्यू क्या मिल गई साहब, कैपेसिटी फैक्टर मिल गई। तो क्या हो जाएगा उत्तर, जीवन भर याद रख लीजिएगा, कैपेसिटी फैक्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ लोड फैक्टर एंड यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो वी आर आंसरिंग व्हिच वन ऑप्शन, द राइट आंसर is capacity factor equal to load factor into utilization factor, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो साथियों इस तरह से आपने देखा कि अगर फॉर्मूले हमें मालूम हैं तो हम निश्चित रूप से इन छोटे छोटे प्रश्नों की कैलकुलेशन, इसका तुरंत हम आइडेंटिफिकेशन कर लिया करते हैं। दोस्तों 1 BOT किसके बराबर होता है, 1 बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जीवन भर याद रखना, BOT का पूरा नाम होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड। क्या होता है इसका, बोर्ड ऑफ ट्रेड। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका जो मान होता है ना साहब, ये इसी को हम लोग एक यूनिट कहते हैं। और एक यूनिट यानी कि BOT किसके बराबर, 1 किलोवाट आवर के बराबर। इसी का मान साहब 1000 वाट आवर होता है। अगर इसको हम सेकंड में लेकर जाएं तो आप क्या लिखेंगे, 1000 इंटू आवर में 3600 सेकंड होता है, तो यानी 36 इंटू 10 के पावर 5 वाट सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 36 इंटू 10 के पावर 5 वाट सेकंड हो जाएगा। लेकिन अभी हमारे ऑप्शन के हिसाब से क्या दिया है, 1 किलो वाट आवर इज द राइट आंसर। ये सही नहीं है, ये भी गलत है साहब, ठीक है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न देखिए क्या है, कह रहा टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के कॉस्ट को घटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। आप जानते हैं लोड और डाइवर्सिटी फैक्टर जो है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉस्ट ऑफ जनरेशन ऑफ यूनिट में। ध्यान रखिएगा साथियों, कॉस्ट ऑफ जनरेशन ऑफ यूनिट यानी KWH में 1 किलोवाट आवर यानी 1 यूनिट को जनरेट करने में कितना खर्च पड़ा है, ये चीजें जो है ना किस पर डिपेंड करती हैं, ये आपकी डिपेंड करती हैं लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर। लोड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर पर ये दोनों चीजें क्या होती हैं, आपकी डिपेंड करती हैं। जब लोड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर पर ये दोनों बातें आपकी निर्भर करती हैं, तो इससे आपको क्या पता चला, हमारी हायर द वैल्यू ऑफ लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर लोअर विल बी द कॉस्ट ऑफ जनरेशन। साहब जिंदगी भर याद रख लीजिएगा, आपका लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर डाइवर्सिटी फैक्टर इसका मान जितना अधिक होगा, हायर होगा, आपकी करस्पॉन्डिंगली क्या हो जाएगी, निश्चित रूप से कॉस्ट ऑफ जनरेशन जनरेशन में खास करके पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ जनरेशन पर यूनिट, ये आपकी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, घट जाएगी, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप ऐसे कह सकते हैं लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जनरेशन कॉस्ट पर यूनिट, जनरेशन कॉस्ट पर यूनिट। कंसेप्ट क्लियर, ये बढ़ेगा कॉस्ट घटेगा,
ये घटेगा, कॉस्ट बढ़ेगा, क्या होगा उत्तर? अब तो स्पष्ट है ना आपके सामने। तो दोस्तों निश्चित रूप से आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर मस्ट बी हाई। कीमत कम करनी है, इस दोनों को क्या करना पड़ेगा? ज्यादा रखना पड़ेगा। क्लियर? आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है इफ एफ इज द लोड फैक्टर द लॉस फैक्टर इज गिवन बाय। दोस्तों अगर आपकी एफ क्या होती है? लोड फैक्टर, तो लॉस फैक्टर क्या होता है? आइए जरा हम देख लेते हैं। दोस्तों लॉस लोड फैक्टर का मान होता है, लॉस लोड फैक्टर का क्या मान होता है? इसका मान होता है ए एफ प्लस 1 माइनस ए एफ का स्क्वायर। क्या होता है? ए एफ प्लस 1 माइनस ए एफ का स्क्वायर। और यहां पर मैं जान लें, आपको मैं बता दूं, लॉस लोड फैक्टर जो है ना वो कॉपर लॉस को कंसीडर करती है। ठीक है, किसको हम कंसीडर करें? टेकन पीसीयू कितना? 0.25। जनरली यही लिया जाता है। अगर 0.25 हमने कॉपर लॉस को ले लिया तो ए का मान क्या हो गया? 0.25 हो गया। अब इसको फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, लॉस लोड फैक्टर बराबर 0.25 एफ प्लस 1 माइनस 0.25 एफ का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? 0.25 एफ, ठीक है, प्लस 1 में से 0.25 चला गया तो 0.75 एफ का स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड क्या मिल गया? लॉस लोड फैक्टर का। क्या मैग्नीट्यूड मिल गया? लॉस लोड फैक्टर का। देखिए तो कौन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी। तो सही उत्तर आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, 0.25 एफ प्लस 0.75 एफ का स्क्वायर। दोस्तों याद रखिएगा इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं? एवरेज लोड लॉस टू द पीक लोड लॉस। ध्यान रखिएगा लॉस लोड फैक्टर का कैलकुलेशन होता है एवरेज लोड लॉस बटा पीक लोड लॉस। एवरेज लोड के रहने के बाद क्या लॉस हुई है वो, अब बटा पीक लोड होने के बाद हमारे प्लान के रिस्पेक्ट में क्या लॉस हुई है वो, इस दोनों का रेशियो क्या कहलाती है? लॉस लोड फैक्टर कहलाती है। ठीक है, आइए जरा आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ये कह रहा है इन ए पावर प्लांट इफ द मैक्सिमम डिमांड, इन ए पावर प्लांट इफ द मैक्सिमम डिमांड ऑन द प्लांट इज कितना साहब? इज इक्वल टू द प्लांट कैपेसिटी। मैक्सिमम डिमांड किसके बराबर हो गया? प्लांट कैपेसिटी के बराबर हो गया। फिर क्या होगा? तो साहब जब हमारा मैक्सिमम डिमांड प्लांट कैपेसिटी के बराबर हो गया, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? दोस्तों याद रखिएगा, आपको मैं बता दूं एक फॉर्मूला है रिजर्व कैपेसिटी का। क्या होती है रिजर्व कैपेसिटी? मतलब आपने बचाकर कितना रखा है, यही रिजर्व कैपेसिटी है। यानी प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड क्या होती है? प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड, इसका मान साहब होता है। और आपको क्या कहा है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने कहा है प्लांट कैपेसिटी बराबर किसके है? मैक्सिमम डिमांड के है। यानी जितनी कैपेसिटी प्लांट की है, अगर मेरा 50 मेगावाट का प्लांट है तो 50 हमारी डिमांड भी है। जितना हम उत्पादन कर रहे हैं उतनी ही हमारी क्या हो रही है? कंजप्शन भी हो रही है, लोड को भी जा रही है। हमारे पास बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा साहब। यानी स्पष्ट है ऐसे केस में रिजर्व कैपेसिटी आपकी क्या हो जाएगी? इसका मान 0 हो जाएगा। ऐसे केस में रिजर्व कैपेसिटी का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो व्हिच वन इज करेक्ट आंसर? आइए दोस्तों क्या जवाब देंगे? राइट आंसर इज बी, प्लांट रिजर्व कैपेसिटी विल बी 0। इसमें क्षमता बिल्कुल भी बचा कर रखने की नहीं है। ठीक है, ओके ओके। आइए अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है डाइवर्सिटी फैक्टर हैज डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द, आपने देखा था अभी तुरंत, डाइवर्सिटी फैक्टर और लोड फैक्टर सीधे सीधे हमारी पर यूनिट जनरेशन कॉस्ट को प्रभावित करती है। अगर डाइवर्सिटी फैक्टर ज़्यादा रहती है, लोड फैक्टर ज़्यादा रहती है तो पर यूनिट जनरेशन का कॉस्ट कम होता है। अगर ये दोनों कम होती है तो पर यूनिट जनरेशन का कॉस्ट बढ़ जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगी साहब? डाइवर्सिटी फैक्टर हैज डायरेक्ट इफेक्ट ऑन व्हिच वन? तो याद रखेंगे डाइवर्सिटी फैक्टर हैज डायरेक्ट
इफेक्ट ऑन फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द यूनिट जनरेशन। क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द यूनिट जनरेशन। ध्यान रखिएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं, किस पर? फिक्स्ड कॉस्ट जो हमारे यूनिट जनरेशन की होती है वो। और जीवन भर याद रखना है कि आपकी डाइवर्सिटी फैक्टर का मान सदैव क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा दोस्तों। कितना होगा? ग्रेटर देन 1 होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। और एक और बात ये देखिएगा, जितना हाई रहेगा ना डाइवर्सिटी फैक्टर, प्लांट के इंस्टॉलेशन का कॉस्ट भी, इक्विपमेंट का कॉस्ट भी ऑन बिहाफ ऑफ दैट क्या होता है? कम होता जाता है। निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं है। प्लांट के इक्विपमेंट का कॉस्ट, हमारे कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट, ये सब भी क्या होती है? कम हो जाया करती है। चलिए अगला और बड़ा अच्छा प्रश्न है, ये देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। ये प्रश्न कह रहा है डिमांड, मैक्सिमम डिमांड ऑफ कंज्यूमर इज 2 किलोवाट, डेली एनर्जी कंजप्शन इज 24 यूनिट, लोड फैक्टर क्या होगा? बताइए। बहुत ही मजेदार प्रश्न आपके बीच है। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग इसका आंसर देने में सक्षम हैं और दे सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग क्या हो सकता है। क्वेश्चन में मैक्सिमम डिमांड का मान कितना दे दिया है साहब? ये दे दिया है 2 किलो वाट। कितना दे दिया है? 2 किलो वाट दे दिया है। डेली एनर्जी कंजप्शन कितना हो रहा है? डेली एनर्जी कंजप्शन ये आपका हो रहा है 24 kWh। यही आपका 24 यूनिट्स होता है। आप जानते हैं 1 यूनिट बराबर 1 kWh होता है कि नहीं है? अब जब हमें ये दोनों मिल चुका है, अब आप क्या करेंगे? परसेंटेज लोड फैक्टर निकालेंगे। परसेंटेज लोड फैक्टर निकालेंगे। क्या होगा हमारा परसेंटेज लोड फैक्टर? आइए जरा देखते हैं। परसेंटेज लोड फैक्टर हो जाएगा साहब एवरेज लोड, क्या होगी? एवरेज लोड गुना 24, अब बटा, डेली की बात है ना, इसीलिए हम 24 से गुना कर रहे हैं, बटा मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड गुना 24। ये दोनों आपका हो गया एवरेज लोड गुना 24 बटा मैक्सिमम डिमांड गुना 24। परसेंटेज है तो आप 100 से यहाँ क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। परसेंटेज है तो क्या करिए? 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आपका क्या होगा साहब? यह जो एवरेज लोड 24 घंटे में है, यही ना आपकी है यूनिट जनरेटेड, यही ना आपकी होती है यूनिट जनरेटेड। कितना यूनिट आपने जनरेट किया है वही ना आपका हुआ घुमा फिरा करके। मतलब क्या हो गया? इसी फॉर्मूले को आप ऐसे लिख सकते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस तरह का प्रश्न आपको कई बार मिलेगा दोस्तों, और उस समय आपको परेशान नहीं होना है। तो आप क्या करेंगे इस जगह पर? निश्चित रूप से आप लिख देंगे यूनिट जनरेटेड इन 24 आवर, यूनिट जनरेटेड इन 24 आवर बाय, आप क्या लिखेंगे? मैक्सिमम डिमांड इन 24 आवर। क्या हो जाएगा? मैक्सिमम डिमांड इन 24 आवर इंटू 100। अब चलिए जरा हम वैल्यू रख दें। बहुत आसानी से रख सकते हैं लोड फैक्टर का मान। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड? आपके पास 24 है यूनिट जनरेटेड 24 घंटे में, इंटू 100 बाय क्या हो जाएगा? मैक्सिमम डिमांड आपका कितने देर में साहब? 24 घंटे में। तो मैक्सिमम डिमांड आपका 2 है, गुना 24 कर दिए। क्लियर कंसेप्ट? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ये 100 ये वाला 100 है, बाकी नीचे 2 गुना 24 क्या हो गया आपका? 24 इंटू 100 बाय 48 हो गया। यहां से 2 बार में कट गया, यानी 50% आपका आ गया। राइट आंसर आपकी क्या हो जाएगी? 50 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्या हो गया? 50 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। तो सारे फॉर्मूले आपके इंटरलिंक्ड होते हैं और एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है साहब। चलिए तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है। निश्चित रूप से साथियों हमारा अगला प्रश्न देखिए, यहां मिस्टेकली मुझे लगता है कि ये केबल का जो पिक्चर है वो यहाँ पर आपका बाय मिस्टेक से आ चुका है, इसकी कोई जरूरत यहाँ नहीं थी। आइए 19 नंबर में हम बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है, डेली लोड पैटर्न उसका 2000 किलोवाट का है, 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर पर 12 घंटे के लिए, 1000 किलोवाट है यूनिटी पावर फैक्टर पर 12 घंटे के लिए, टोटल लोड फैक्टर क्या हो जाएगा ये बता दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? एनर्जी कंजप्शन कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है? तो उससे हमें बहुत आसानी हो जाएगी। तो आइए जरा एनर्जी कंजप्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। एनर्जी कंजप्शन हमारा क्या हो जाएगा? पहला वाला क्या था? 2000 किलोवाट, कितने देर के लिए? 12 घंटे के लिए, प्लस दूसरा क्या था आपका? 1000 कितने देर के लिए? 12 घंटे के लिए।
दोनों को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। हाउ मच विल बी वैल्यू, 2000, 1000, 3000, और दोनों में 12 से गुना कर दीजिए तो आपका 3000 गुना आपका क्या हो गया 12। आफ्टर सॉल्विंग व्हाट यू गेट, आफ्टर सॉल्विंग हमारी जो भी वैल्यू मिलेगी उसको हम डायरेक्ट पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। 36 हो गया, उसके ऊपर में 3 जीरो, यानी 36,000 आपकी हो जाएगी। ठीक है, 36,000 क्या हो जाएगा आपका एनर्जी कंजप्शन किलोवाट में था ना, अब kWh हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इतना kWh हो जाएगा। ठीक, अब दोस्तों मैक्सिमम डिमांड आपका क्या है, आप इस प्रश्न में देखिए, आपका मैक्सिमम डिमांड दिया हुआ है 2000, जो सबसे ज्यादा है वो क्या है 2000 किलोवाट। तो स्वाभाविक है ना, दोनों में जो ज्यादा रहेगा वही मैक्सिमम होगा, तो आपका क्या हो गया मैक्सिमम डिमांड 2000 किलोवाट हो गया। ठीक, अभी जो पिछला फॉर्मूला आपने लिखा था उसके हिसाब से आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। आप क्या करेंगे साहब, एनर्जी कंजप्शन बटा मैक्सिमम, है ना, एनर्जी कंजप्शन बटा आप क्या करेंगे मैक्सिमम डिमांड इंटू 24। आइए जरा यहां देख लेते हैं, आपका लोड फैक्टर क्या हो जाएगा, लोड फैक्टर हो जाएगा टोटल एनर्जी कंजप्शन 24 घंटे में बाय आपकी मैक्सिमम डिमांड गुना 24 इंटू 100, है ना, इंटू यहाँ 100, तो आप यहाँ 100 से क्या करिए गुना कर दीजिए अल्टीमेटली बाहर में, तो हम यहाँ लिख दें टोटल एनर्जी कंजप्शन आपका कितना था 36,000 था, बाय आपकी क्या हो जाएगी मैक्सिमम डिमांड 2000 इंटू 24 इंटू 100। अब जरा इसको सॉल्व करिए। ठीक है, बहुत आसानी से आप सब सॉल्व कर पाएंगे। आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा परसेंटेज में निकल जाएगा, अगर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो आपका परसेंटेज में नहीं निकलेगा। तो हमारे पास पूछ रहा है लोड फैक्टर सिर्फ, तो हम यहाँ परसेंटेज करने की कोई ज़रूरत हमें नहीं थी, इसीलिए हमने 100 को हटा दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए वैल्यू क्या मिलेगी। दोस्तों जब इसको सॉल्व करते हैं तो स्पष्ट रूप से 0 0 0 0 0 0 कैंसिल, ये आपका 12 हो गया, 18 हो गया, 18 है ना, और 18 फिर यहाँ से कैंसिल हो गया 24, तो आपका ये 9 ये 12 है ना, यहाँ 3 यहाँ 4, यानी 3/4 आ गया। 3/4 को मैथमेटिकली जब रिजॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या मिलता है 0.75 मिलता है। उत्तर आपका बी नंबर आ गया। बहुत ही आसान था प्रश्न साथियों, उसमें चिंता करने की बात नहीं है। यहाँ पे लेयर दिखाया गया है, कंडक्टर है, फिर आपकी पेपर इंसुलेशन लगाई गई है, उसके बाद लेड शीथ लगाते हैं नमी को ना सोखे, फिर हम बेडिंग करते हैं जर्क ना लगे, आर्मरिंग करते हैं कि हार्ड जो आपका मैकेनिकल इंजरी है उससे बचने के लिए, और लास्ट में सर्विंग जो सबसे ऊपर रहता है हमें दिखता है वो लगाते हैं। चलिए तो आज का आखिरी प्रश्न हम देखते हैं, फिर आपके बीच हम उपस्थित होंगे साथियों। आज का आखिरी प्रश्न देखिए क्या है। एक कंज्यूमर कह रहा दोस्तों, एक कंज्यूमर हैज एनुअल कंजप्शन 70,000 जस्ट अ सेकेंड 7,08,000 कितना है 7,08,000 यूनिट। इफ द मैक्सिमम डिमांड इज 200 किलोवाट द लोड फैक्टर विल बी। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल वही वाला एनालिसिस जो आपने किया था वही करिए। ठीक है, लोड फैक्टर आपने अभी देख ही लिया है, कुछ करने की विशेष आवश्यकता नहीं है। क्या होगी आपकी एनर्जी कंजप्शन, एनर्जी कंजप्शन अब बटा आपकी क्या हो जाएगी मैक्सिमम डिमांड इनटू ईयर। एनर्जी कंजप्शन साल भर का कह रहा है ना, तो मैक्सिमम यहां एनुअल बोला है ना, इसीलिए मैक्सिमम डिमांड इनटू 360 गुना 24, इतने घंटे हुए ना आपके साल भर में, जो कि 360 गुना 24 आप करेंगे तो आपकी टोटल साल भर की निकल जाएगी। तो एनर्जी कंजप्शन आपका कितना हो गया 7,08,000 बाय आप कर दीजिए मैक्सिमम डिमांड हमारा क्या है 200 है, तो आप यहाँ 200 लिख दीजिए, 360 लिख दीजिए और 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको वैल्यू क्या मिलती है, आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग द मैग्नीट्यूड हाउ मच 0.4 मिलती है। परसेंटेज करना हो 100 से गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा
40% हो जाएगा। राइट आंसर इज व्हिच वन? ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो ध्यान दीजिएगा साहब, इस तरह के प्रश्न बहुत कठिन नहीं होते हैं, बड़े सरल होते हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न जेई के एग्जामिनेशन में एक या दो तो जरूर रहते हैं। एसएससी जेई में तो गारंटी के साथ रहता है। और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, यूपी पीसीएल में, बीएसपीएससीएल में, यहाँ पावर सिस्टम से ज्यादा क्वेश्चन जहाँ पूछा जाता है, आपके राजस्थान आरबीयूएनएल हो, जेबीयूएनएल हो, इन सारे जगहों पर हो, एमपी पीसीएल आपका हो, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो, उन सभी जगहों पर आपकी ऐसे प्रश्न पूछी जाती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसीलिए करके आप ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस आरंभ कर दें साथियों। और मुझे विश्वास है कि अगर आप प्रश्नों को बनाते हैं और हमसे जुड़ते हैं तो आपको फायदा होगा। एक सूचना आपको दे देता हूं, हमारी जेई की फाउंडेशन बैच जो है, विशेष रूप से एसएससी जेई के लिए और आरआरबी जेई के लिए, बीएसपीएससीएल के लिए, डीएमआरसी, पीजीसीआईएल और जितनी पीएसयू होती हैं उनके लिए क्लासेस बाइलिंगुअल में साथियों होती हैं, इसमें चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, अंग्रेजी में मिलेगा, हमारी स्लाइड्स इंग्लिश में होंगी, हम समझाने का काम हिंदी में करेंगे, ठीक है। और कंप्लीट डिटेल एक डायनामिक स्टडी मटेरियल आपको प्रदान करेंगे। मेरा विश्वास रखिए, ये जो डायनामिक स्टडी मटेरियल है, ये आपको अपने आप में जो है सो एक ताकत भर देगा और उससे बाहर प्रश्न कहीं से कुछ जाने का संभावना नहीं है। और आप फाउंडेशन का मतलब होता है कंप्लीट प्रिपरेशन। यहां सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात नहीं है, टोटलिटी में सब्जेक्टिव और प्रश्न आप खुद से बनाना शुरू कर देंगे। तो निश्चित रूप से ये बैचेज आपकी जो है सारे पीएसयू के लिए हैं। कुछ आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, 20% आपकी क्या है साहब रिकॉर्डेड क्लासेस हैं और 80% आपकी लाइव क्लासेस होंगी। समय है आपका 3 से 5 PM और ये स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी 2023 से और इसकी फी आपकी 1999 रुपए है। आप निश्चित रूप से जुड़ें और अपनी तैयारी को एक ताकत देने का काम करें और अपने जेई बनने के सपने को साकार करें। हम आपके बीच उपस्थित होते रहेंगे। आप सभी को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।